नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपका साथी डॉक्टर कुलदीप शर्मा। आपका घर हो, खेत हो, खलियान हो या आसपास हो, जब भी कीटों की सफाई की बात होती है तो सीधा ध्यान जाता है कीटनाशियों पर, वो भी रासायनिक कीटनाशी, और सीधा छिड़काव किया और नियंत्रण कर लिया। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये उचित है, क्योंकि ये एक और तो हमारे परिवेश को बर्बाद करता है, दूसरी तरफ ये होता है कि इसके साथ जो हमारे दोस्त कीट हैं वो भी निकल लेते हैं, तो ये अपने आप में बड़ा दुखद है। इसीलिए जब हमने छठे दशक में गुजरी सदी के जब हरित क्रांति की थी तो निश्चित तौर पर उसका आधार जो था वो रासायनिक कीटनाशी थे। लेकिन बाद में हमको ये लगा कि नहीं भाई, इसका तो प्रभाव गलत हो रहा है, खान पान पर भी जा रहे हैं रासायनिक कीटनाशी, और घरों में जो इसका प्रयोग हो रहा है वो तो बहुत ही खतरनाक है। यही सोच करके फिर जैविक नियंत्रण की बात हुई। तो जैविक नियंत्रण कीटों का इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ भाग ले रहे हैं आप हैं डॉक्टर टी.पी. त्रिवेदी, जो कि पूर्व निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से और एक जाने माने सुप्रसिद्ध कीट विशेषज्ञ भी हैं, और आप हैं डॉक्टर नूतन कौशिक, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, जो उनका फूड फाउंडेशन है एमईटी यूनिवर्सिटी का, वहाँ कार्यरत हैं, और इनका एक बहुत बड़ा काम है, खासकर बायोलॉजिकल कंट्रोल पर तो मैडम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। डॉक्टर साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा जी। जब हम चर्चा करते हैं कीटनाशियों की तो निश्चित तौर पर ध्यान, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि रसायन पर भी जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें सोचना है कि वो किस हद तक ख़राब है। तो मैं थोड़ा तो एक संक्षेप में जानना चाहूँगा कि इसके बारे में आप थोड़ा हमको जानकारी दें। कीटनाशकों का जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग तो बहुत बाद में हुआ जी, 1942 के बाद। इसके पहले जो प्राकृतिक कीट नियंत्रण है वो बायोलॉजिकल ही था, जैविक था जी जी। और जैविक नियंत्रण में कीट हैं, पौधों की बीमारियां हैं जी, और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, निमेटोड हैं, प्रोटोजुआ हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब भी हैं जो उसमें इस्तेमाल होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो जो इस देश में पाए जा रहे हैं हमारे वातावरण में जी, और दूसरे ये है कि जो दूसरे देशों से अधिक प्रभावशाली जो रहे हैं उनको भी इस देश में मंगा करके और फिर प्रयोगशाला में उनको यहाँ के अनुकूल बना करके और जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में पैदा करके और फिर हम खेतों में और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे जी उनको रिलीज करते हैं। और रिलीज करने का भी तरीका होता है, एक होता है कि एक बार हमने कर दिया फिर वो वातावरण में इस्टेब्लिश हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। दूसरा ये होता है कि हम समय समय पे 10-15 दिन पे आवश्यकता के अनुसार उनको जो है वो अपनी फसलों में या जहाँ पे जो भी टारगेट है, इवन खरपतवार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कीड़े मकोड़े जैविक वीडीसाइड्स को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल बेहतर है। जी हाँ, तो तालाब वगैरह में या लेक में जी तो वहाँ पे इनको एक बार कर दिया या समय समय पे किया, जैसी आवश्यकता होती है वैसा हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं उनकी मात्रा वगैरह और वातावरण के अनुकूल उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से कीटों के नियंत्रण के लिए या प्रबंध के लिए या जो बायो ऑर्गेनिज्म हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको कहते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, जी वायरस, बैकुलो वायरस कहते हैं उनको साइंस में, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी भी हैं। तो वो नेचर में भी मिलते हैं और जैसा बताया कि पहले दूसरी जगहों से भी मंगा करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। उनके फार्मूलेशन भी आ रहे हैं और उनको आवश्यकता अनुसार हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो मेरी समझ से डॉक्टर कौशिक बताएंगे। जी, हम बात डॉक्टर कौशिक से भी करें। डॉक्टर नूतन, एक बात है कि आपका तो इस पर काफ़ी काम है, और जहाँ तक बात है जैविक नियंत्रण की, तो माइक्रोबियल अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो बॉटनिकल है, जो वनस्पतिक जो है, उसका भी अपने आप में महत्व है। आप क्या समझते हैं कि इनको हम कैसे महत्व दे सकते हैं ताकि हम रासायनिक कीटों से अलग हो सकें? जैसे डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा था कि जैसे एक तो आपके पैरासिटॉइड प्रेडेटर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो उनको हम छोड़ करके उनसे नियंत्रण कर सकते हैं, कीटों के विरुद्ध कीटों के हथियार। जी। दूसरा जो है वो आपके जो जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, उनको हम फॉर्मुलेट करते हैं
अब वो जैसे फंजाई के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा जो है फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करती है। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीडोमोनास है, सीडोमोनास को हम बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर ये बोटेनिकल्स पे जाएं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमारा अपना नीम ही था। हम जानते हैं कि नीम को हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन जब 1942 में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब केमिकल पेस्टिसाइड का इंट्रोडक्शन हुआ तो हम नीम को भूलते चले गए। इसके बाद में फिर एक युग आया जब हमको लोकस्ट कंट्रोल के लिए फिर हमको नीम की ज़रूरत पड़ी, टिड्डी दल को रोकने के लिए। टिड्डी दल को रोकने के लिए फिर हमको नीम की ज़रूरत पड़ी, फिर हम नीम पर वापस चले गए। उसके बाद नीम पर काफ़ी शोध होते रहे और शोध होने के बाद में अब हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं नीम के फॉर्मुलेशन हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि नीम ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। लेकिन नीम में दो चीज़ हैं मैडम, मैं एक जो आपको थोड़ा कहना चाहूँगा, एक तो निबोली से आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो नीम की निबोली है, लेकिन वो एक समय विशेष पर मिलती है, तो क्या नीम को निबोली के अलावा भी कुछ और उसके अंग से करते हैं आप? नीम की पत्तियों से भी बना सकते हैं और निबोली का भी बना करके आप पेस्टिसाइड जैसे कंपनियां हैं, निबोली एक ही समय पर आती है लेकिन उसको स्टोरेज के लिए भी प्रावधान किया गया है। उसको एक्सट्रैक्ट बना करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसके बाद एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आप फॉर्मुलेशन वो कंपनियां बनाती रहती हैं। लेकिन पत्तियों से भी, जैसे पत्तियों में तो बहुत ज़्यादा गुण पाए गए हैं, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ उसमें पत्तियों में ज़्यादा पाई गई हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल। ये जो नीम की निबोली है वो तो इंसेक्ट को कंट्रोल करती है, बट इसकी पत्तियाँ जो हैं वो फंजाई को और उसको वायरसेस को कंट्रोल करती हैं। वो तो मेरे ख्याल से मानव का शरीर की जो त्वचा रोग है उनको त्वचा रोग को भी करती है। और ये हमारी जो हमारी फसलें हैं उन पे जो हमारा जो लगते हैं माइक्रोब्स वगैरह, उनके कंट्रोल के लिए भी काफ़ी कम इस्तेमाल होती हैं। तो माइक्रोब्स में किस किस को हम शामिल कह सकते हैं, कौन कौन से वो? माइक्रोब्स में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया है, फंजाई मेन है जो हमारे यहाँ काम में आ रहे हैं। और फंजाई में भी जैसे ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया है, मेटारिजियम है, ये जो हैं खास मुख्य माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड हैं जो कि आजकल उपलब्ध हैं। बट इसके अलावा काफ़ी शोध चल रहे हैं जिसके अलावा नए, जैसे पेरिफोर्मा इंडिका है जो हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रख्यात वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अजीत वर्मा, उन्होंने इसकी एक ईजाद किया है पेरिफोर्मा इंडिका, जो अभी कंपनियों को हमने दिया है। तो वो कंपनियां जब बनाएंगी तो वो मार्केट में आ जाएगा। तो ये जो हुआ है, इन्होंने जो शोध किया है, इसमें यह पाया गया है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके माइक्रोबियल पेस्टिसाइड हैं वो वो वातावरण के अनुसार काम नहीं करते हैं। अगर कम लो टेम्परेचर है तो काम नहीं करेंगे, हाई टेम्परेचर तो भी काम नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा और निश्चित तौर पर इस तरीके से जो जैविक नियंत्रण हो रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि इस अंश में हमने खासकर ये बात जानी कि जो रासायनिक कीटनाशियाँ हैं या जिसे हम नियंत्रण कर रहे हैं कीटों का, उससे बेहतर कहीं जैविक नियंत्रण है। और जैविक नियंत्रण से सीधी सी बात ये भी है कि एक तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो सब आपके आसपास उपलब्ध हैं। ज़रूरत है तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ताकि आप उसको खुद तैयार कर सकें। हम अभी इस पर और भी बातचीत करेंगे, फिलहाल हम रुकते हैं ब्रेक के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कीटों का जैविक नियंत्रण और हमारे साथ भाग ले रहे हैं आप हैं डॉक्टर टीपी त्रिवेदी जी और डॉक्टर नूतन कौशिक जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि 1942 से हम जो है उस पर प्रयोग कर रहे थे, उससे पहले भी हमारी देश की थाती ये बताती है कि कीटनाशी जो रासायनिक नहीं हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम रासायनिक पर गए और रासायनिक के बाद फिर हम वहीं लौट रहे हैं? देखिए, देश की प्राथमिकता थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें, फसलों की पैदावार लें,
जिससे जो नुकसान हो रहा है कीटों के द्वारा या पौधों की बीमारियों के द्वारा, सूत्रकृमि के द्वारा, तो उनको कम किया जा सके। और बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऐसी पद्धति है जो बहुत साउंड तो है, लेकिन एक इकोलॉजिकल बैलेंस पे चलती है। पारिस्थितिकी जो उसका वो है कि वो पैरासिटॉइड हो, चाहे प्रेडेटर हो, चाहे निमेटोड्स हो, और चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोपेस्टिसाइड के नाम से इस्तेमाल होते हैं। जब हम वातावरण में अप्लाई करते हैं तो उनका कितना इफेक्टिवनेस रहता है वो कई बार जिस लेवल पे होना चाहिए वहाँ तक नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब केमिकल का पहला कीटनाशक आया, हम उसका ज़्यादा नाम नहीं लेते क्योंकि अब वो प्रतिबंधित है, वो केवल स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल होता है, डीडीटी है और डिमेक्सोइन में वो भी तो बहुत सारे आज के युग में इस देश में भी 200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, 250। सर उसकी तो बड़ी रोचक बात था कि जब हम डीडीटी नालियों के पास छिड़कते थे तो वो पानी में मिलकर के उसने मछलियों को बर्बाद कर दिया। हमारे पूरी फूड चेन में जाता था, पर्यावरण को प्रदूषित करता था। ठीक है, वो कंट्रोल करता था, रोकथाम करता था। तो इसलिए ये विकसित किया गया क्यों नहीं हम दोनों पद्धतियों को मिला करके करें। शुरू में जहाँ तक ये बायोलॉजिकल कंट्रोल काम कर रहा है, ये एजेंट्स काम कर रहे हैं, इनको करने दें। और जब ये आर्थिक रूप से ज़्यादा नुकसान होने लगे तो फिर हम केमिकल पेस्टिसाइड का सहारा लें। तो वो केमिकल पेस्टिसाइड का लोड भी इन्वायरमेंट में कम होगा और आर्थिक रूप से भी जो उसके उत्पाद में लगे हुए हैं उनके लिए भी फायदे की चीज़ है और स्वास्थ्य के लिए भी। मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहती कि जैसे डीडीटी की उन्होंने बड़ी रोचक बात कही, लेकिन हम ये यहाँ पे एक मेंशन करना बड़ा ठीक रहेगा कि जिसने फॉर्मूलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीडीटी का ईजाद किया, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था डीडीटी के उसके लिए। तो उस समय हमारे पास इतनी जागरूकता नहीं थी वातावरण के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति, जिसकी वजह से उनको उस समय एक अच्छा सा ईजाद मानने लगे, लेकिन बाद में वही चीज़ बाद में वो काम आई थी। ये भी कहा जाने लगा था कि मच्छर रहेंगे और मलेरिया भी, लेकिन बाद में ये हुआ कि मच्छर भी रहेंगे मगर मलेरिया नहीं रहेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा था, भी शोध का विषय आ जाता है सामने। जैसे कि कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में बुस्टेल नाम का एक जीव मंगाया गया था और उसने पूरा बर्बाद कर दिया था ऑर्किड्स को। और ऑर्किड्स को मंगाने के लिए फिर एक चींटी मंगाई गई और चींटी ने जो है फॉर्मिका उसने जो है पूरा वो का पैदावार बढ़ गई और वो खराब हो गया। लेकिन इसी तरीके से नए नए शोध होते रहते हैं। तो आपका इस दिशा में क्या नया शोध हुआ है? नए शोध में अभी जैसे हम एक कहते हैं एंडोफाइट्स होते हैं। एंडोफाइट्स क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो प्लांट के अंदर ही रहते हैं, बट वो प्लांट को जो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जो पौधे को नुकसान जब नहीं पहुंचाते हैं तो हम उन्हीं को पौधे से ही निकाल करके, जो पौधों के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पौधों से बाहर निकाल करके उन्हीं को फिर हम उस पर शोध करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं जो कि कौन से हैं जो हमारे जो आपकी जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं या प्लांट के लिए पौधा जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से एंडोफाइट्स पर हम लोग काम करते, नया काम चल रहा है। काफ़ी सारे एंडोफाइट्स अभी जैसे टमाटर से निकाले हैं, मेडिसिनल प्लांट से निकाले हैं, काफ़ी सारे फंजाई हैं और उनके मेटाबोलाइट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जो उनके अंदर केमिकल्स हैं वो उनके अंदर पाए जाते हैं। वो केमिकल्स हैं बट वो हानिकारक करने केमिकल्स नहीं हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस केमिकल्स हैं। जैसे जैसे बोटेनिकल्स होते हैं उस तरह माइक्रो भी बोटेनिकल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और उनके वो भी कंट्रोल में ला रहे हैं। तो ये एक नई अच्छी धारा में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर प्लांट के अंदर की चीज़ निकाल करके फिर उसी को मल्टीप्लाई करके फिर हम उसी को फॉर्मुलेशन बना करके हम आगे इस्तेमाल करें। अच्छा, मुख्य तौर पर जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा अनुतन जी कि जब हम बॉटेनिकल या जो भी इसका माइक्रोबियल वाले जो निकालते हैं उसके अंदर कीटों को मारने के लिए मुख्यतः कौन कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिस पर आपने अध्ययन किया कि वो टॉक्सिन्स यानी विषाक्त जो स्थिति है वो उसको बर्बाद करती है? जो बोटेनिकल्स होते हैं या जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक खासियत होती है कि जो केमिकल होते हैं वो सीधा उनको मारता है, इंसेक्ट को मारता है। बट ये जो हमारे बोटेनिकल्स हैं या जो हैं वो उनको दूसरी तरीके से उस पर काम करते हैं। उनको मारते नहीं, उनके नर्वस सिस्टम को ख़राब नहीं करते हैं। अच्छा। वो उनके जो है उनको रेपेलेंट की तरह काम करते हैं, उनको खाने से रोकते हैं। रेपेलेंट अगर एंटीफीडेंट है तो वो क्या होगा कि जब उसका स्प्रे करेंगे अगर खेत में तो वो उनको खाने नहीं देता है।
तो इंसेक्ट उसको खा नहीं पाता है, बिकॉज उसको जो है वो अच्छा नहीं लगता है भोजन, और वो उससे भागता है, वो खा नहीं पाता है, इससे फसलों को नुकसान नहीं होता है। दूसरा तरीका जो होता है कि वो रेपेलेंट भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि उनको जो उसकी जो गंध है वो इंसेक्ट को पसंद नहीं आती, वो इंसेक्ट उस पर खेत पर आता ही नहीं है। तीसरा जो होता है उसमें जो होता है कि इसमें ये तो 2 तरीके हो गए। तीसरा होता है अगर इंसेक्ट ने खा भी लिया तो उसके धीरे धीरे करके जो उसका जो ग्रोथ है वो उसको अवरुद्ध करता है, सीधा नहीं मारता, ग्रोथ को अवरुद्ध करता है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट बार धीरे धीरे करके मर जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा महत्व। जी आप कुछ कहना। इसी सिलसिले में घर में जैसे होता है कुछ नासी जीव, हाँ जी, उनके बारे में भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल जी। कि लिजार्ड होता है, जैसे छिपकली है, हाँ, प्रीडेटर्स जो हैं। हाँ जी, प्रीडेटर्स जी। या स्पाइडर है, वो घर में सफाई का काम कर रहे हैं, वो हमारे हेल्पर हैं, वो हमारे फ्रेंड हैं, मित्र हैं। यानी छिपकली को और एक जो मकड़ी है उसको मारना नहीं चाहिए जी, तो उसको हम नहीं मारेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से वायुमंडल में भी बहुत सारे स्पाइडर्स जी होते हैं, जो मकड़ियाँ होती हैं, वो प्राकृतिक रूप से हानिकारक जो कीट पतंगे हैं उनकी संख्या को बराबर कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से मिलके और फिर पर्यावरण को शुद्ध रखने में कोशिश करते हैं। जी। अब मैडम मैं कुछ बोलना चाह रहे थे इस पर। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि जैसे जो छिपकली है, लेकिन मच्छर ऐसी चीज़ है जिसको हम घर में नहीं रखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक नए शोध हो रहे हैं जिसमें हर्बल रेपेलेंट्स हैं। अभी जो हमारे पास जो भी आते हैं, अभी जो हम लगाते हैं मॉस्किटो को रेपेलेंट करने के लिए, मच्छर को रेपेल करने के लिए, वो सारे केमिकल बेस्ड हैं। लेकिन अभी हर्बल भी रेपेलेंट आए हैं, इसमें जो ऐसे एसेंस हम लोग प्लांट से ही लेते हैं जो मच्छरों को दूर रखने में कामयाब हैं। तो ऐसे एक मॉस्किटो हर्बल रेपेलेंट हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी में भी बना हुआ है, तो वो काफ़ी अभी इस्तेमाल, जिसमें अगरबत्ती भी बना सकते हैं, उसकी कॉइल भी बना सकते हैं और उससे काम होता है। तो ये नई शोधें इसमें चल रही हैं, काफ़ी नई चीज़ें अभी निकल के आ रहे हैं। सही कह रहे हैं, और इस तरीके से मैं समझता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और बल्कि ये तो आप यूँ समझिए ना कि इसमें तो जैव नियंत्रण इस तरीके से ऐसी चीज़ सामने आती है अगर फेरोमोन का प्रयोग करते हैं कि जिसमें आपका कोई रसायन का प्रयोग नहीं है, यहाँ तक कि किसी जैविक का भी प्रयोग नहीं है, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन घरों में अभी इसकी मेरे ख्याल से इतना उसकी वो महत्ता भी सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में फेरोमोन मैं समझता हूँ घरों में बड़ा उपयोगी होगा। तो हमने इस अंक में जाना कि किस किस तरीके से कौन से जैविक स्वरूप लिए हुए हमारे सामने क्या शोध नए हो रहे हैं, और दोनों ही हमारे विशेषज्ञों ने शोध को लेकर के काफ़ी चर्चा की। तो फिलहाल हम रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम इस समय जो चर्चा कर रहे हैं कीटों का जैविक नियंत्रण, तो निश्चित तौर पर आपको अब तक की जो जानकारी है वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो रासायनिक से किस तरीके से जैविक काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा जो कि हमेशा एक विज्ञान का विद्यार्थी हो वो इसकी जानकारी ज़रूर रखता है कि जो प्रोटोजोअन्स हैं जो हमारी आंखों में नज़र भी नहीं आ रहे हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नज़र नहीं आती हैं। निमेटोड्स है, जैसे प्लेटीहेलिमेंथिस है, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। तो ये किस तरीके से इन पर नियंत्रण किया जाए? देखिए, प्रेडेटरी माइट, निमेटोड जिनको हम सूत्रकृमि कहते हैं जी, और प्रोटोजुआ, ये 3 ऐसे हैं जो छिप करके
बात करते हैं। हानिकारक जी जी। जीव जंतुओं को नियंत्रण में रखते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो प्रकृति रूप में हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हो रहा है, और इनको काम करते देना चाहिए। वो तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब हम प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल न करें। इनका संरक्षण होना चाहिए। जी 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 जी। तो इनकी संरक्षण की पहली चीज़ है। दूसरा है कि ऐसे भी हायर एनिमल्स हैं, हायर तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं जी, जैसे ब्लैक ड्रोनगो है, मैना है, ये कीड़ों को फसलों में बराबर नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका भोजन ही वही है, उसी पे आधारित। हम इसमें कैटी बिल्ली को भी ले सकते हैं सर। हाँ, यहाँ प्राकृतिक रूप से जैसे हमको होती हैं, मानव जाति को होती है, वैसे कीड़े मकोड़ों को भी होती है, पौधों को भी होती जी है। जी जी जी। और वो प्राकृतिक रूप से भी नियंत्रण में रहती हैं। जब नियंत्रण में न रहें और आर्थिक नुकसान होने लगे तो नई पद्धति आई IPM, जो पिछले 40 सालों से पूरी समेकित दुनिया कीट में प्रबंधन जो है। समेकित कीट प्रबंधन, जी जी जी। उसमें ये आधारशिला है बायोलॉजिकल कंट्रोल। उस आधारशिला या पिलर को हम साउंड तभी रख सकते हैं जब इनका संरक्षण करें, सही इनको अपना काम करने दें। जब हमारे कंट्रोल से बाहर चीज़ें हो जाएं तो हम उचित रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। जी। और अगर दुनिया में किसी देश में सफलता की कहानी है तो इन जीव जंतुओं को हम अपने देश में ला करके उनको पाल के, जैसा पहले भी बताया जी जी, तो उसको दोबारा जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि दोनों पद्धतियाँ हमारे लिए आवश्यक हैं और संरक्षण महत्वपूर्ण चीज़ है। संरक्षण करना इसका मतलब हम उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारा परिणाम हानिकारक और लाभदायक के बीच का संतुलन बनाए रखना है। जी, निश्चित इस आप बात सही को कह रहे हैं। ध्यान में रखना। जी, मैंने आप कुछ बताया। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे उन्होंने कहा कि IPM एक पिलर है, एक बहुत अच्छा एक, और दूसरी बात इन्होंने संरक्षण की कही। संरक्षण के साथ साथ में अगर संरक्षण तो हम कर पाते हैं, लेकिन कई बार ये संख्या, जैसे इन्होंने कहा, कई ज़्यादा ऑगमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, उसका नियंत्रण तो करने के उसका लिए। नियंत्रण करने के लिए संरक्षण के कई बार जो संख्या होती है, जो प्राकृतिक रूप में जो आपका जो माइक्रोसूक्ष्मदर्शी या प्रेडेटर्स प्रेडेटर्स हैं, उनकी संख्या इतनी नहीं होती कि वो जितनी संख्या में वहाँ पर हमारे पेस्ट होते हैं। तो उसके केस में हम ऑगमेंटेशन करते हैं, जिसमें हम रिलीज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था, डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा था कि हम ऐसे फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, उनको रिलीज़ करना पड़ता है ताकि उनकी संख्या इतनी हो जाए कि वो कीटों को नियंत्रण कर सकें। जी जी जी। इसके अलावा एक और चीज़ है जो IPM में इस्तेमाल होती है, वो है आपका लाइट ट्रैप, जिसे कहते हैं लाइट ट्रैप, जिसमें जो हमारी प्राकृतिक रोशनी है, जिसमें लैंप होते हैं, लैंप में के टैप बन जाते हैं, और उसमें उसको मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल कर। इन लोगों ने मतलब एक ऐसी जानकारियां थी जो हमारे दर्शकों को ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ उपयोगिता लिए हुए हैं। तो आप लोगों ने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी बिना राय के हमारा जो है कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हम तक इस ईमेल पर अवश्य भेजें। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।